आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये खास वक्त होता है हमारे बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का। मैं हूं इमरान खान। आइए आप सबको कराते हैं जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। पुलवामा से खबर सबसे पहले, जहां पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है और पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट ने फायरिंग कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से, जहां पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है और एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ गए, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी, ताजा अपडेट। इमरान, ये शाम तकरीबन दिन ढलने के साथ ही जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर के पुलवामा मुरन चौक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम मोहिद्दीन के घर पर मिलिटेंटों ने हमला किया और इब्तिदाई हमले में ही जो उसके दो जाती मुहाफिज थे उनमें से दोनों जो है जख्मी हुए हैं। बाद में एक जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जो कि मकामी पुलिस एहलकार बताया, जिसका नाम मुद्दसिर अहमद है। इसी के साथ मुरन चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर गुलाम मोहिद्दीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर हैं वो अपने घर की तरफ रवाना थे कि उन्हें इत्तला मिली कि उसके घर पर मिलिटेंटों ने हमला किया। सीनियर सुप्रीम पुलिस पुलवामा ने इस बात की तस्दीक की है कि मिलिटेंटों ने न सिर्फ दोनों अतराफ से गोलियां चलाई बल्कि 2 एहलकारों को शदीद तौर पर जख्मी करने के बाद दोनों उनकी सर्विस राइफलें जो है उनको उड़ा लिया। इसी बीच सिक्योरिटी फोर्स ने आसपास के इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक किसी भी मिलिटेंट तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन इमरान, आपको बताऊं कि ये वही कंस्टिट्यूएंसी है जहां से डॉक्टर हसीब द्राबू इलेक्शन जीते थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गुलाम मोहिद्दीन है वो इंतखाब में कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। उसके बाद बहुत सारे सवाल थे कि उनकी सिक्योरिटी पर, लेकिन बिलाखिर उनके घर पर भी सिक्योरिटी रखी गई और जाती मुहाफिज के तौर पर भी उनके साथ तशद्दुद होते हैं। लेकिन मिलिटेंटों ने हथियार लूटने की कोशिश के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, जिसमें एक जख्मों की दाब लगाकर चल बसा। जी, तो एक पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं और एक शदीद तौर पर जख्मी है। दहशतगर्दाना हमला हुआ है पुलवामा में एक सियासी लीडर के घर पर और उनकी सिक्योरिटी में तैनात ये दोनों पुलिस एहलकार, जिसमें से एक जख्मों की ताब न लाकर चल बसे जबकि दूसरे शदीद तौर पर जख्मी हुए। इधर हम देख रहे हैं सैयद तजामुल, लगातार मिलिटेंट्स के सियासी लीडरान पर हमले बढ़े ही हैं अगर हम पिछले कुछ महीनों का तज्जिया करें तो। बिल्कुल, देखिए, हमने देखा कि लगातार पिछले 8-9 महीने के बाद ये वो इलाका है इमरान की जहां पर पहले ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील पर हमला हुआ था और उन्हें हमले में उन्हें अपनी जिंदगी गंवा बैठा। और उसके बाद इलाके में जो है लगातार मिलिटेंटों ने कई ऐसे इलाके जिनमें वच्ची के ऊपरी इलाके हैं, शोपियन के इलाके हैं, जहां पर मिलिटेंटों ने मुख्तलिफ ग्रुपों में दिन भर कई इलाकों में मूवमेंट भी की। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट शुरू होने के बाद हमने देखा कि सियासी लीडरान पर बराह रास्त गोलियां चलने का सिलसिला भी शुरू किया गया। आपको याद होगा कि जब मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर में बंदूक के दहाने खोले तो इब्तिदा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी, पीडीपी लीडरान, इन तंजीमों से वाबस्ता लीडरान को भी जाती नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा कि साउथ कश्मीर में, जिस तरह से मुरन में, इस साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके में जो ये हमला पेश आया, साफ तौर पर जाहिर है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से मेन स्ट्रीम पार्टियां लगातार इंतखाबात की तैयारियां कर रही है हुकूमत गिरने के बाद और पार्लिमानी चुनाव बहुत नजदीक है, इस ज़मन में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर एसपी वैद ने ली थी। कि आपको याद होगा कि जो कश्मीर में हुकूमत गिरने के बाद ऐसे बहुत सारे लीडरान हैं जिनकी सिक्योरिटी जो है या तो कम कर दी गई या तो वापस ले ली गई। लेकिन बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जो कि इन पार्टियों से वाबस्ता होने के बावजूद भी इन्हें नजदीक से हमला किया गया और इसी हमले में आज न सिर्फ एक पुलिस एहलकार की जान गई जो कि मकामी मुद्दसिर अहमद बताया जाता है, जबकि दूसरा बहुत मजरूफ हुआ है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका सैयद तजम्मुल। तो हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे और एक सियासी लीडर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर पर मिलिटेंट्स ने हमला किया था और उनकी सिक्योरिटी में तैनात 2 सिक्योरिटी एहलकारों में से एक शहीद हो गए और एक सिक्योरिटी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी है। एलओसी से सटे सफा वाली गली में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द हलाक हो गया जबकि आर्मी के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। यह इलाका बटपोरा जंगल से लगता है। पीर को तड़के मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला पर
10 जैकलाई, 57 आरआर और 41 आरआर के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो बदले में छिपे मिलिटेंट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगल से एक मिलिटेंट की लाश मिली है, उसके पास से AK-47 राइफल भी मिली है। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हुए जिन्हें श्रीनगर के बेस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और आइए अब बात करते हैं उस गुलकार की जो निकला तो था दहशत के रास्ते पर चलने को, लेकिन अब उसकी जुबान पर मोहब्बत के नगमे हैं। शुमाली कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला एक नौजवान 90 की दहाई में कुछ लोगों के बहकावे में आकर दहशतगर्दी के रास्ते पर भटक गया, लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास हो गया कि ये रास्ता बर्बादी का है, ये रास्ता नफरत का है, ये रास्ता जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ ले जाता है। इसलिए उसने बंदूक छोड़कर हाथों में ढपली थाम ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अनंतनाग के अल्ताफ मीर की, जो अब YouTube पर कोक स्टूडियो के सेंसेशन बने हुए हैं। अल्ताफ कश्मीर के उन नौजवानों के लिए मिसाल हैं और सीख भी जो अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों के बहकावे में आ जाते हैं। कोक स्टूडियोज बनने के बाद बॉर्डर के इस पार से उस पार तक हर तरफ अल्ताफ सुर्खियों में हैं और उनकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि हर कोई उसे जानना चाहता है। अपने गाने में अपनी महबूबा को तलाशते गुलकार अल्ताफ मीर दरअसल दहशतगर्द बनने चले थे। अल्ताफ मीर ने एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान 90 की दहाई का जिक्र करते हुए बताया था कि उस वक्त बहुत सारे नौजवान वादी से इस पार आ रहे थे। उन्हीं के साथ अल्ताफ भी कश्मीर छोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर गए और हाथों में बंदूक थाम ली, लेकिन उनके अंदर का फनकार और उनके अंदर की इंसानियत जागी और उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने नफरत का रास्ता छोड़कर मोहब्बत का रास्ता चुना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मीर ने पहले सूफियाना महफिलों में परफॉर्म करना शुरू किया, तब वो महफिलों में ढपली भी बजाया करते थे। फिर उन्होंने मौसीकी की तालीम ली। फिर महफिलों में लोगों को अपने गाने से मुतासिर करते अल्ताफ को मुजफ्फराबाद रेडियो पर प्रोग्राम करने का मौका मिला और यहाँ से अल्ताफ ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोक स्टूडियो को नए टैलेंट की तलाश थी, तभी किसी ने उनका नाम सुझाया। इस साल अप्रैल में कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर्स ने अल्ताफ मीर से मुलाकात की और उनके टैलेंट से खासे मुतासिर हुए। फिर उन्हें साइन कर लिया गया। अब मीर कोक स्टूडियो के साथ काम कर रहे हैं। कभी मिलिटेंट रह चुका कश्मीरी अल्ताफ मीर अपने गानों की वजह से इन दिनों YouTube पर छाया हुआ है। YouTube पर कोक स्टूडियो चैनल है। इस चैनल पर अल्ताफ मीर की आवाज में कश्मीरी फोक सुने जा सकते हैं। इन दिनों दोनों मुल्कों में धूम मचा रहा ये गाना, जिसने अल्ताफ को भी मशहूर कर दिया है, दरअसल कश्मीरी शायर महजूर का लिखा हुआ है, जिसको अल्ताफ मीर ने आवाज दी है। मोबाइल फोन को अपनी हाथों में लेकर बेटे का गाना सुन रही ये खातून एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को सालों से नहीं देखा है, जिसके हाथों ने सालों से अपने लाल को प्यार नहीं किया, इसलिए मोबाइल फोन पर अपने बड़े बेटे को गाता देख खुद को रोक नहीं पा रही है और जब जब बेटा नजर आता है उसे प्यार से चूम लेती है। अल्ताफ मीर के भाई जावेद अहमद मीर भी बहुत खुश हैं। उनके भाई अब मशहूर हो गए हैं। वो चाहते हैं कि अल्ताफ अपने कुनबे के साथ कश्मीर आ जाए। मोहम्मद अल्ताफ मीर हमारे बड़े भाई साहब है। वो अर्ली 90s में जो हालात ख़राब हुए उसी टाइम वो यहाँ से निकले और हमने परसों कुछ दिन पहले देखा कि वो कोक स्टूडियो में उसका कोई गाना रिलीज़ हो गया, तो हम बड़े खुश हो गए। हमने सुना तो वो हम भी चाहते हैं कि वो अपने घर वापस आए और घर वाले भी बहुत खुश है कि वो उसमें सिलेक्ट हो गए।
अल्ताफ मीर की मां और उनका भाई जावेद अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि वो वक्त रहते सही रास्ते पर आ गए। जावेद बताते हैं कि अल्ताफ ने निकाह भी कर लिया है और उनका कुनबा मुजफ्फराबाद में रहता है। हम गवर्नमेंट इंडिया को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोनों मुल्क बैठ के कश्मीरियों को साथ लेके यहाँ अमन हो जाए, कुछ बातचीत वो घर वापस आ जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है। क्या आपके बड़े भाई ने वहाँ पे शादी की? हाँ, उसने शादी की, उसकी फैमिली वहाँ पर है। तो क्या चाहते हो फैमिली लेकर वो वापस आए और क्या हमारा मुतालबा ही है। अल्ताफ को देखकर पत्थरबाज आईना जरूर देखें और सोचें कि उनकी भलाई किस में है। उनके हाथों में मोहब्बत के पैगाम अच्छे लगेंगे या दहशत का सामान। उन्हें मशहूर होकर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना है या किसी गोली का शिकार होकर हमेशा के लिए दफन हो जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और कांग्रेस लीडर और साबिक एमपी मदन लाल शर्मा ने पुंछ में कांग्रेस कारकुनान के साथ मीटिंग की और आने वाले पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि पिछली इंतखाबात में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, लेकिन अब यह हाल पीडीपी बीजेपी का होने वाला है। उन्होंने पुंछ कारकुनान से अपील की कि सब एक होकर के पार्टी के लिए काम करें। सहाफियों के महबूब मुफ्ती के सलाउद्दीन को लेकर के दिए गए बयान के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी जानबूझकर इस तरह के बयान देकर के इंतखाबात का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन अब अवाम समझदार हो गए हैं। अपने साथियों से, वर्करों से मुलाकात के लिए, उनका हालचाल जानना और मौजूदा सियासी हालात क्या हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना। दौरे का तो यही इतना ही मकसद है, बाकी आपको पता है। और अब सियासी दौरे तो बढ़ेंगे भी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी करेंगी, क्योंकि अब पंचायत इलेक्शन को ये हमारी म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शनें, असेंबली इलेक्शनें, पार्लियामेंट इलेक्शनें, सारी इलेक्शनें होनी है। तो नेचुरली सारी पार्टियां अपने आप को लोगों के बीच ले जाएंगी और वो लोगों को अपील करेंगे। हमारा मकसद भी यही है कि हमारी पार्टी इकट्ठी रहे, मजबूत हो और जो जंग शुरू होने वाली है सियासी, उसका मुकाबला करें। जहेज की बिदत के सबब गरीब वालिदैन की बेटियां डोली उठने के इंतजार में कुंवारी ही रह जाती हैं और उनके सपनों का राजकुमार इसलिए उनके दरवाजे पर बारात लेकर नहीं आता क्योंकि उसके मुतालबात इतने हैं जिसका कि पूरा करना एक गरीब माँ बाप के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी जहेज की वबा बड़ी तेजी से फैली है, लेकिन अब इसे रोकने की कोशिश भी हो रही है। जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर इसमें पेश है। काउंसिल ने अमली तौर पर ऐसा नमूना पेश किया है जो रियासत के लिए बेहतरीन नजीर साबित हो सकती है। को श्रीनगर का अमर सिंह क्लब एक ऐसी तकरीब का गवाह बना है जो मुस्तकबिल में कश्मीरी समाज के लिए मशल राह बन सकता है। इज्तिमाई शादी की इस तकरीब की मेजबानी कर रहा था जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर। वादी में इज्तिमाई शादी की ये सबसे बड़ी तकरीब है। तकरीब में 105 जोड़ों से इजाब कबूल लिए गए। इनमें हर तबके और हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले जोड़े शामिल थे, लेकिन ज्यादातर वो लड़कियां थीं जिनके वालिदैन की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो ससुरालियों के बेजा मुतालबात को पूरा कर पाते। उनका कहना है कि इस बिदत को समाज से खत्म करना चाहिए। मुझे एक बात बताने की ये वो है ना, और ये दाज, मैं यही कहना चाहती है खत्म होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं बोलती है खत्म। किसी को नहीं था ये दाज, फिर दूसरे घर में भी जाना, ये बहुत ये आज रिवाज है ना ये, इसलिए मैं बोलती है दाज वाज खत्म होना चाहिए। आजकल के जमाने में मतलब कितनी सारी गरीब लड़कियां हैं, मतलब जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसी ही रहती है घर पर, क्योंकि किस वजह से, दहेज की वजह से। कोई लड़का आता है, हम इतनी सारी पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते नहीं हम पढ़ाई कर किसके लिए कर रहे हैं। गुर्बत के अलावा किसी और शोबे में ये लड़कियां दूसरों से किसी तौर पर भी कमतर
अंतर नहीं है। तालीम याफ्ता हैं, खूबसूरत हैं, उमूर खानेदारी में भी माहिर हैं, लेकिन गरीबी ने उनकी तमाम खूबियों पर पर्दा डाल रखा था। इन जैसी सैकड़ों लड़कियां होंगी जो मुआशरे की एक ऐसी रिवायत का शिकार हैं जिसकी मजहब भी इजाजत नहीं देता। जो इस तरीके से शादियां हो रही है, मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा है कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए, हर किसी मुल्क के लिए ऐसा मतलब ऐसी शादी बहुत अच्छी है। चाहे जहाँ पे खर्चा कम हो, ये हमारे इस्लाम में भी है, फजूल खर्ची बिल्कुल भी मना है। और ज्यादा मतलब उसी मिकदार से पैसे खर्च करने चाहिए जितना मतलब हो सके, मतलब जितना कि हमारी जरूरियात हो, ना कि हम फजूल पे फजूल खर्ची किए जा रहे हैं। सुर्ख जोड़े में मलबूस नई नवेली दुल्हनों के लिए ये लम्हा मजीद यादगार हो सकता था अगर ये तकरीब उनके अपने घर में होती, लेकिन मेजबानों की जानिब से उन्हें इस कमी का एहसास तक नहीं होने दिया गया। दरअसल वादी में शादी ब्याह के मौके पर फिजूल खर्ची और दिखावा एक फैशन सा बन चुका है। अमीरों के इन चोंचलों ने गरीब वालिदैन का चैन छीन लिया है। सरकारी और समाजी लेकिन अभी भी इसके असरात जायल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि बेटी की पैदाइश वालिदैन की परेशानियों पर बल डाल देती है। ज्यादा मतलब तरजीह किसको दी जाती है हमारे कश्मीर में? लड़कों को। तो इससे एक उम्मीद जागती है, मतलब अगर एक गरीब बाप को एक बेटी मतलब पैदा होती है, पैदा इसके घर में एक गरीब बेटी की पैदाइश होती है, तो उसके जहन में ये हमेशा ये वहम रहता है कि मैं इसके शादी के लिए पैसे कहां से वसूल करूं, कहां से लाऊं। ऐसे वालिदैन और उनकी बेटियों के लिए जाफरी काउंसिल एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। 2015 में सैलाब मुतासरीन की मदद की खातिर काउंसिल ने पहली बार इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया। 2015 में 38 जोड़ों की शादी कराई गई थी। काउंसिल की जानिब से शादी का जोड़ा जरूरियात जिंदगी के सारे सामान के साथ साथ जेवर वगैरह भी देता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर शादी पर काउंसिल 40 से 50 हजार रुपए खर्च करता है। हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो हमारा टारगेट रहता है वो 40 हजार तक रहता है। खाने को लेकर ये सारा चीज जो हम देते हैं, लेकिन आप अकाउंट करो ये 40 हजार का माल नहीं दिखाई देता है, ये कम से कम 60-70 हजार का माल दिखाई देता है। हम इसमें 70 आइटम देते हैं। इसमें लेडीज सूट होते हैं, इसमें लेडीज़ का पूरा वो हंगार संगार पूरा ब्रीफकेस होता है, इसमें लॉकर होता है, इसमें बेडिंग होता है, इसमें वो घर में डालने की चटाई होती है वॉल टू वॉल, इसमें वो मतलब किचन के वो जो भी आइटम्स हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, जो एक गरीब बाप नहीं दे सकता है वो हम देते हैं सीधा। मुस्लिम मुआशरे में जहेज की लानत के फैलने के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, लेकिन इस रिवाज को तक़वियत पहुँचाने के लिए सभी जिम्मेदार हैं। बहरहाल जाफरी काउंसिल ने अमली तौर पर इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, जिसकी न सिर्फ पजीराई होनी चाहिए बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और महकमा बागबानी के ताउन वाज़ेह हिकमत अमली से जम्मू खित्ते के किसान अब रवायती काश्त के साथ साथ दूसरी फसलों की जानिब भी राग़िब हो रहे हैं। महकमा सेब और मेवों की तरह आम के बागान लगाने के लिए भी किसानों की हौसला अफजाई कर रहा है ये महकमा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। फलों का इसे शहंशाह कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद या बंगाल के मालदा में वाक़े कोई आम का बाग नहीं है, बल्कि ये जम्मू खित्ते में है। ये इलाका रवायती तौर पर जवार, मक्का, गेहूं, धान और सब्जियां वगैरह के लिए जाना जाता है। लेकिन इस सीजन में यहाँ के किसानों ने आम की फसल की तरफ तवज्जो की है। आमतौर पर बागबानी वादी कश्मीर की पहचान माना जाता है, लेकिन जम्मू खित्ते की मिट्टी भी मुख्तलिफ किस्म के फलों के लिए काफी जरखेज है। ये अलग बात है कि किसान नई फसल को लेकर तजुर्बा करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐसे में महकमा बागबानी ने जब इनकी मदद की तो उन्हें हौसला मिला। इसका नतीजा अब दिखने लगा है। महकमे की जानिब से बागात के लिए किसानों को माली इमदाद के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सब्सिडी भी दी जा रही है। नकदी फसल के तौर पर मार्केट से अपनी पैदावार की अच्छी कीमत मिलने पर किसान बहुत खुश हैं। हार्टिकल्चर में सर जो धान और जो गेहूं है उससे ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि जो हार्टिकल्चर है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है।
अच्छा जो धान गेहूँ है, उसके बाद धान गेहूँ में हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। हार्टिकल्चर में जैसे हमने एक बार लगा दिए हैं पेड़, उसके बाद तो हम उनको मतलब साल में उनकी देख रेख करते रहेंगे उनकी, तो उसके बाद हमको फ्रूट मिलेगा, उससे हमें जो कैश मनी है वो जल्दी मतलब मिलती है वो। हाँ सर। तो ज़्यादा भी है मतलब? हाँ, उससे तो ज़्यादा है इसमें सर। पर हेक्टेयर अगर हमें गेहूं का अगर 30,000 रुपया मिलता है तो बाग का तो हमें वही ना कोई 50 और 60 के बीच उसकी मतलब जो इनकम हो जाती है सर। महकमे की जानिब से मिली मदद के बाद आपको इन दिनों जम्मू खित्ते में इस तरह के कई बड़े बड़े बागात दिखाई देंगे। महकमा चाहता है कि यहाँ मौजूद तमाम मौके का किसान पूरा फायदा उठाएं। इसके लिए महकमे की जानिब से किसान को बागात लगाने के लिए फी हेक्टेयर 18,000 रुपए की मदद की जाती है। इसके अलावा बोरवेल पर भी वो तकरीबन 90,000 रुपए की इमदाद करता है। इन चीजों के लिए किसान सरकार की जानिब से मिलने वाली सब्सिडी से फायदा उठाता है। माली इमदाद के अलावा महकमे के माहिरीन मुसलसल बागात का दौरा करके किसानों को जरूरी हिदायत देते रहते हैं। माहिरीन किसानों को पौधे के अक़साम और उसमें होने वाली बीमारियों से बचाव के तरीकों की भी जानकारी देते हैं। हाँ सर, डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम सर, वो हमारे चीफ सर, HOD सर, वो अपने महीने में या 2 महीने में वो चक्कर लगाते रहते हैं। खासकर जब फ्रूटिंग का टाइम होता है तब तो वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाते हैं। उनसे ही हमें वो स्प्रे वगैरह का सभी हमें बताते हैं, भाई ये वाली आप स्प्रे करो। पहले वो तेला वगैरह जो लगता है उसकी होती है, उसके बाद फ्रूट जब झड़ने लगता है तो उसको रुकने का वो बताते हैं कुछ। महकमा माली इमदाद और पौधे की जानकारी तक ही खुद को महदूद नहीं रखता, बल्कि फसलों को बाजार तक लाने और बेचने में भी किसानों की मदद करता है। सियाहत के बाद सेब और मेवाजात की खेती रियासती मईशत का बैकबोन माना जाता है। इस शोबे को तरक्की देने के लिए दूसरे जराए तलाश करने की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। इस सिमत में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मुस्तकिल कोशा रहा है। फिशरीज के बाद आम के बागात इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हाजी बैतुल्लाह की सयादत से फैज़याब होने के लिए आज डोडा, भदरवा, ठाठरी और गंदोह के आज़मीन श्रीनगर रवाना हुए। इस साल डोडा जिले से मजमूई तौर पर कुल 177 आज़मीन सफर हज पर जा रहे हैं। इनमें 61 डोडा से, 39 भदरवा से और 21 ठिठारी और 30 गंदोह के आज़मीन शामिल हैं। भदरवा से जाने वाले 39 आज़मीन रवानगी से कबल मरकजी जामा मस्जिद पर इकट्ठा हुए। आज़मीन को खास तौर से रुखसत करने के लिए उनके अजीज और अकारिब, मकामी बाशिंदे और सिविल इंतजामिया के लोग भी मौजूद थे। आज़मीन का काफिला भदरवा से पहले डोडा गया, फिर वहां से तमाम आज़मीन श्रीनगर के लिए रवाना हुए। आज़मीन मंगल के रोज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब के शहर जद्दा के लिए रवाना होंगे। वाज़ेह है कि इस साल जम्मू कश्मीर में 10,183 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। आपको बता दें कि मजहब इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक हज बैतुल्लाह भी है और साहबे जो इस्तादात हैं शख्स के लिए खासतौर से जिंदगी में एक दफा हज करना फर्ज है। सफर महमूद के लिए रवाना हो रहे हैं। कुल हमारे 43 हुजाज कराम जो है भदरवा से, तहसील भदरवा से सफर महमूद के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें 4 को हमने कल यहाँ से रवाना किया और 37 आज हम इनको यहाँ से 37 का काफिला आज हम रवाना कर रहे हैं, जबकि 2 हुजाज कराम जो है जम्मू से बराह रास्त वो जो है श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। मैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैनेजमेंट करके उनको अपनी गाड़ियों में रवाना किया डोडा तक। अगर डोडा में उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की गई और भदरवा में हम एजुटेशन शुरू करेंगे इन गवर्नमेंट के पलवों के खिलाफ जो कि भदरवा के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं। मैं ये उनको वार्न करना चाहता हूँ कि भदरवा का अवाम इतना बेगैरत नहीं, अगर उन्होंने कहा होता हम अपने खर्चे पर इनको श्रीनगर भेज दें। बहुत अरसे के बाद इतनी तादाद में हाजी भदरवा से जा रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि
कि उसने सबको तौफीक दी वहाँ जाने की। तो मैं तमाम लोगों का, इतने जमे गफीर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमको रुखसत करने के लिए आए, हाजी साहिबान को रुखसत करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार गिरने के बाद अब एमएलए और लीडरान को दी गई सिक्योरिटी वापस लिए जाने की तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब गवर्नर रूल नाफिज है और अब कोई वजीर नहीं है, ना ही कोई असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे में लीडर सिक्योरिटी का दावा नहीं कर सकते। इस पर सियासी लीडर ने एतराज का इजहार किया है। जी मीडिया से खास बातचीत में बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि गवर्नर को इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अलहदगी पसंद लीडरान को सिक्योरिटी मिल सकती है तो सियासी लीडरान को क्यों नहीं। जिस तरह से जो सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है सभी जो मिनिस्टर्स हैं फॉर्मर, तो आपको लगता है ये सही कदम है? और हालांकि इसकी मुखालफत भी हुई है, कुछ लीडरान ने की है। देखो ये गलत तरीका है। हालात इस तरह के जब पैदा हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि सारी की सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेनी चाहिए। लेकिन एकदम से सरकार टूटने के बाद क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो इंतहा पसंद लोग हैं या अलगाववादी हैं या उनके नेता हैं हुर्रियत के, उनसे सिक्योरिटी आपने वापस ले ली है। इस तरह के हालात में मुझे लगता है कि इस तरह की ये जो कोशिश है वो ठीक नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि अलगाववादी नेताओं के ऊपर से भी जो सिक्योरिटी कवर है उसको वापस लेना चाहिए और जिस तरह के तमाम उनको जो सहूलतें दी जाती हैं उनको भी वापस लिया जाना चाहिए? सरकार खुद समझदार रहती है कि किस हालात में क्या काम करना है। मुझे लगता है इसके बारे में सीरियसली सोच करके फिर ही कोई कदम उठाना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं दोगलापन है? क्योंकि जब भी बीमार होते हैं अलगाववादी नेता, उनको दिल्ली ले जाकर उनका इलाज किया जाता है, सिक्योरिटी कवर उनको रहता है, और एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में थ्रेट है वहां मंत्रियों से, हालांकि साबिका मंत्री हैं, अभी असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है लेकिन काफ़ी हद तक सुरक्षा वापस ले ली। अब करना चाहिए। अभी इस तरह के हालात नहीं बने हैं कि एकदम से सिक्योरिटी वापस हो जाए। जम्मू में डॉक्टर फोरम की जानिब से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साबिक वजीर सेहत श्यामलाल शर्मा, डॉक्टर बाली भगत के अलावा कई मशहूर शख्सियात शिरकत कर रही थी। इस दौरान डॉक्टर्स और मरीजों के बीच आए दिन पैदा होने वाली तलखियों पर बातचीत की गई। कई बार इलाज के दौरान मरीजों के अहले खाना डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी और गाली गलौज तक करते हैं और इस तरह के वाकयात पेश न आए, इसके लिए भी सेमिनार में चर्चा की गई। हमने जम्मू डॉक्टर्स फोरम की ये जो शुरुआत की, आज हमारी ये शुरुआत इसी में है। आप देख रहे हैं इसमें सिविल सोसाइटी से भी मेंबर्स हैं। हमारी कोशिश है कि हम आम जनता के साथ जुड़े। जो डॉक्टर्स की हमें इसमें फ्री ओपीडीज का भी पैटर्न रख रहे हैं, हम आम जनता के साथ जुड़े और उसमें हम जनता को समझाने की कोशिश करें कि कुछ कमी पेशियां अगर डॉक्टर्स की तरफ से होती हैं वही वाइसा वर्सा जनता की तरफ से भी होती है। ये डॉक्टर्स पेशेंटशिप रिलेशनशिप जो है ये बड़ा साफ सुथरा, बड़ा ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपको पूरी यकीन दिलाता हूँ नेक्स्ट टाइम आप जब भी हमें मिलेंगे हमारी एक आम जनता के बीच में हम जाके ये बात करेंगे। कश्मीर में फजा बदल रही है और बदलाव वहां के रेडियो ब्रॉडकास्ट में भी दिखने लगा है। कश्मीर में पहली बार खातून रेडियो जॉकी तस्वीर बदलने में जुटी हुई हैं। मैं हूं राफिया आपके साथ ओनली ऑन दी हैप्पीएस्ट फ्रीक्वेंसी मिर्ची 98.3 पे और मैं आपसे बात करती हूँ। ये आवाज राफिया की है जिसे आप वीडियो में सुन रहे हैं। कश्मीर के लोग इस आवाज को पहचानते भी हैं और सुनते भी हैं। 24 साल की राफिया घर घर की आवाज बन चुकी है। राफिया बडगाम की पहली खातून रेडियो जॉकी बन गई है। बचपन से ही बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब बातचीत के जरिए मौसीकी को लोगों तक पहुंचाना उनका पेशा बन गया है। बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसा नोशन है कि लड़की है मर्दों में काम कर रही है, ये अच्छा नहीं है। हमारे जो अच्छे घर की लड़कियां होती है वो नहीं करती ऐसा, बट आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। राफिया के मुताबिक लड़की होने की वजह से काफी कुछ सहना पड़ता है, लेकिन मुश्किलात की गलियां वो छोड़ चुकी हैं। कश्मीर के नौजवानों को अमन का पैगाम देना अब उनके पेशे का हिस्सा है। राफिया ही नहीं, कई और ख्वातीन हैं जो कश्मीर की आबो हवा में मौसीकी का जादू बिखेर रही हैं। तनाव भरी जिंदगी में लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मौसीकी लोगों को जोड़ने का काम करती है।
जो ट्रोलर्स हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर चलो ठीक है वो ट्रोल करते हैं, उससे हमें भी एक तरह का इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि कश्मीर बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। हमारे यहाँ लड़कियाँ बोझ नहीं है। राफिया को देखकर लड़कियां भी इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती हैं। मौसीकी के जरिए कश्मीर के नौजवानों को अमन का पैगाम देना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन और बाबुओं को अब वक्त पर दफ्तर आना होगा और पूरे घंटे काम करने होंगे। गवर्नर NN वोरा ने रियासत के सभी सरकारी मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नाफिज करने के ऑर्डर दे दिए हैं और कई महकमों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि कई महकमे ऐसे हैं जिनमें ये सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है, फिर भी सरकारी ओहदेदारों ने इस पहल की तारीफ की है। स्टार्टिंग में थोड़ी हुई थी लेकिन अब नहीं है। काम में भी फायदा और अटेंडेंस में भी फायदा है क्योंकि हमारे मुलाजिम टाइम पे आ रहे हैं और टाइम पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ है सर, बहुत अच्छा हुआ है। हमारे में जो कमियां थी वो हमारे में ठीक हो रही हैं। मैं तो बहुत ही थैंक्स करती हूँ गवर्नमेंट का कि ये हुई है। तो हम भी तो जो थोड़ी कमी होती है हर इंसान में, तो वो बड़ी कमी हमारी में होगी। हम अलर्ट रहते हैं, अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं कि 5-10 मिनट लेट नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बड़ा ही कंप्रोमाइज किया। मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ उनका कि 15 मिनट उन्होंने हमें दे दिया। ऐसे हमें 5 मिनट में मिलता तो अब 15 मिनट मिल रहा है। देखो, जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर है वैसे ही हमने भी इसको कंप्लायंस करते हुए हमने भी इसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कर रखी है। और इसमें ये हमें फ़ायदा है कि अब एम्प्लॉय टाइम पे आते हैं और अटेंडेंस जो है उसको जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ी है। तो एक हमें एक ऑनलाइन सिस्टम है ये, उसके बाद ये लगाते हैं हम उसके अटेंडेंस भी और डेली बेस पे उसको भेजते हुए हैं अपने प्रिंसिपल के पास, कि नहीं। तो इसमें ये देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट अटेंडेंस में, रेगुलरिटी में, पंक्चुअलिटी में बहुत ज़्यादा है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के बाद एक बड़े एहतजाज की तैयारी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान पिछली सरकार पर जम्मू से भेदभाव का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हर शोबे में जम्मू को पीछे रखने की साजिश हुई है। जम्मू के साथ भेदभाव के मुद्दे को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू में एक एजिटेशन शुरू करेगा। क्या वजूहात है इसके पीछे? बात करने के लिए राकेश गुप्ता हैं, प्रधान हैं। क्या वजूहात है कि आपको अब एजिटेशन का रास्ता अपनाना पड़ा? देखिए, हमने सबके साथ सलाह मशवरा किया है, चाहे वो रिलीजियस साइड्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और चैम्बर को भी हमेशा लगता है कि जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है। आपको याद होगा, चाहे वो एम्स की एजिटेशन थी वो चैम्बर ने बात शुरू की थी, चाहे रोहिंग्यास का मसला था वो भी चैम्बर ने ही किया था। और आज मुझे लग रहा है कि जो कोलिशन सरकार में फेलियर रहा जम्मू के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, उसके लिए स्क्वेयरली हम ब्लेम करते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह को, जिन्होंने बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं किया अपने टीम ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। और जो लोगों की एस्पिरेशंस थी वो काम पूरे नहीं हुए। राकेश जी, यहाँ सवाल ये उठता है, जब अमित शाह यहाँ पे रैली करते हैं वो सारा जो ठिकरा है वो चीफ मिनिस्टर, जो साबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के ऊपर ये बात डालते हैं कि उनकी वजह से ये जम्मू के साथ भेदभाव होती आई। तो आज आप महबूबा मुफ्ती को क्या एक क्लीन चिट देते हैं? देखिए, हम कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो किसी को क्लीन चिट देगा। हमारा किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना तो एफिलिएशन रहा ना ही रहेगा। जहां तक मसला है अमित शाह जी के बयान का, वो हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। बस ये बोलना चाहते हैं, क्या हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से उनका हाथ पकड़ा हुआ था किसी ने कि साइन नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट? जो मिनिस्ट्रीज उनके डायरेक्टली उनके अंडर थी उसके लिए वो तीसरी किसी को ब्लेम करेंगे तो वो उनका एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है। चैम्बर इसमें समझता है अगर हमारे पास खुद एक अथॉरिटी है कुछ काम करने की तो वो हमें करनी है, उसकी हमें परमिशन नहीं लेनी किसी। क्या चैम्बर ने अप्रोच किया था जो साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका आपने नाम लिया, क्या उनको अप्रोच किया गया? क्या उनके सामने ये बातें रखी गई? क्योंकि जो रोहिंग्या का मसला आपने बताया वो तो अभी कोर्ट के अधीन है। तो ऐसे में किस तरह से इस एडिशन को किन मुद्दों पे ले जाएंगे आगे? देखिए, टाइम एंड अगेन हम डॉक्टर निर्मल सिंह को मिलते रहे चैम्बर की तरफ से। और मैं आपको एक बात और वाजे कर दूं, JN के इंचार्ज जो राम माधव जी हैं,
पिछले साल नवंबर के महीने में मैं उनसे पर्सनली मिला और ये मीडिया में भी रिपोर्टिंग हुई थी, और हमें अफसोस है उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि हमने उनके नोटिस में लाया कि यहाँ करप्शन धड़ल्ले से चल रही है और कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन हमेशा से बीजेपी के लीडरों का ये एक तरह से इल्ज़ाम भी है कि जो मुखिया होता है स्टेट का, जो चीफ मिनिस्टर थी, वही इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मुखिया को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है जो जम्मू की जो एजिटेशन है और जम्मू की जो एक तरह से एक इल्ज़ाम भी था कि जो जम्मू की जो मांगे थी, जितनी भी आपने कहा, जैसे एम्स का काम शुरू नहीं हो पाया, उसके बाद गवर्नर रूल लगने के बाद वो हो पाया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गवर्नर रूल में वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम हुई है, और अब जो है आप एजिटेशन करेंगे तो उसका क्या आप रोड मैप देखते हैं? देखिए, हमें लगता है गवर्नर राज में काम आसान होते हैं, वहाँ क्लियरेंसेस कम लेनी पड़ती हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं होते। जहाँ तक आप चीफ मिनिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर उनकी वजह से काम रुके हैं तो उन्होंने भी बड़ा गलत किया है। चैम्बर को हमको उनसे क्या लेना देना है किसी से? क्लियरेंस नहीं, आपने कहा क्लियरेंस आसान होती हैं, गवर्नर रूल में काम करना आसान होता है, तो क्या वजूहत आ गए कि अब गवर्नर रूल में ही आपको एजिटेशन अमरनाथ यात्रा के बाद शुरू करनी है? क्या आपको ये अंदेशा है कि क्या सरकार बनने जा रही है क्या गवर्नर के रूल के बाद? देखिए, सरकार बने या ना बने है हमारा काम नहीं है, लेकिन जब से गवर्नर राज भी आया है, कितनी बार यहाँ पे विजिट किसी ने किया है। कल ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ रियासी में, इतने लोगों की किलिंग हो गई। एक डीसी वहाँ पे आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से ना एडवाइज़र ना गवर्नर साहब की तरफ से वहाँ पे विजिट जो बनती थी, कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो गई, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है। हम समझते हैं कि वो काफ़ी मसरूफ़ हैं जो हालात बने हुए रियासत के, मगर इस चीज़ों की आड़ में पहले भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो आपने क्या सभी को कॉन्फिडेंस में लिया है? बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू है, चैम्बर है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्या सभी वो ऑन बोर्ड हैं? देखिए, मैंने आपको बोला है, मीटिंग्स हमारी जारी हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टूडेंट्स यूनियन हैं या रिलीजियस हेड्स हैं, बातचीत हो रही है, और अगर एजुकेशन का फैसला होता है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी सब मिलके इसको किया जाए। और रियासत में गवर्नर राज नाफिज होते ही अवामी नुमाइंदों की पूछताछ भी कम हो गई है। आज तुलसी बाग वाक़े गवर्नमेंट बॉयज स्कूल इंतजामिया ने मकामी एमएलए नूर मोहम्मद को भी स्कूल के अंदर नहीं घुसने दिया। दरअसल मेंबर असेंबली बद इंतजामी की शिकायत मिलने के बाद हालात का जायजा लेने के लिए स्कूल पहुंचे थे, लेकिन घंटों उन्हें गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा। पुलिस की मुदाखलत के बाद ही स्कूल का गेट खुला। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तलबा इम्तिहान दे रहे थे, इसलिए दरवाजा नहीं खोला गया। दूसरी तरफ स्कूल में असातिज़ा के देर से आने की शिकायत है। और पुंछ में 40 बच्चे बाल बच गए। दरअसल पुंछ के एक निजी स्कूल को छुट्टियों के बाद आज फिर से खोला गया। स्कूल बच्चों को लेकर के स्कूल की तरफ जा ही रही थी कि बस की छत से बिजली की तारें बस की छत में उलझ गई, लेकिन गनीमत रही कि करंट बस में फैल नहीं सका। बस में 40 बच्चे सवार थे, जिन्हें मकामी लोगों ने फौरन बाहर निकाल दिया। इसके अलावा बस ड्राइवर ने भी चालाकी से काम किया और बस पर से बैलेंस नहीं खोया, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और बिजली महकमे की टीमें पहुंची। लोगों ने हादसा टलने के बाद बिजली महकमे के खिलाफ नारेबाजी का इजहार किया, नाराजगी की। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। तनमर्ग के त्रेरान इलाके में लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इलाके के लोगों की माने तो इस गांव में से होकर के पानी की सप्लाई की पाइपलाइंस गुजरती हैं, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता। लोगों ने महकमे पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि महकमे की जानिब से पाइपलाइन बदल करके साफ पानी मुहैया कराने की बात कही जाती है, लेकिन अमल नहीं होता। इधर रियासत में कभी मिट्टी के बर्तन की सनत को काफी फरोग मिला था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ ये सनत और ये फन अब दम तोड़ते जा रहा है। मौजूदा वक्त में इसका इस्तेमाल ड्राइंग रूम की जीनत बढ़ाने तक ही सिमट कर रह गया है और अब ये सिर्फ एंटिक पीस बनकर रह जाते हैं। जबकि एक वक्त में पानी, दूध और दही रखने के साथ साथ खाना बनाने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाजार की अदम दिलचस्पी
और गिरानी के सबब इस पेशे से वाबस्ता बहुत सारे लोग अपना पुश्तैनी काम छोड़ने पर मजबूर हैं। मकामी सतह पर अब इन्हें कोई नहीं पूछता। हालांकि जौ के भूसे के साथ मिलाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तन काफ़ी मजबूत होते हैं। इसे बनाने में काफ़ी महारत की ज़रूरत होती है। कुम्हार इसे अपने हाथों की कारीगरी से खूबसूरत शक्ल देते हैं और कश्मीरी माशरे का अहम हिस्सा रहे इस फन को बचाए रखने के लिए सरकार को भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन महकमे की जानिब से राशन कार्ड की फराहमी को लेकर दिखाई गई शुरुआती तेजी अब सुस्ती का शिकार हो चुकी है। वाज़ेह के 2011 में यह मुहिम पूरी रियासत में जोर शोर से शुरू हुई थी। बनिहाल में भी इसको लेकर के काफी हलचल दिखाई गई, लेकिन आज 7 साल बाद भी बनिहाल के सैकड़ों कुनबे ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। महकमे की सुस्ती के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर BPL और AAY जुमरे में आने वाले कुनबे हैं और हद तो यह है कि जिन्हें BPL कार्ड दिया जाना चाहिए था उन्हें APL कार्ड पकड़ा दिया गया। त्रिगाम पंचायत में रहने वाले 100 कुनबों को APL कार्ड दिया गया, जबकि उनकी हालत यह है कि BPL कार्ड से भी राशन खरीदना उनके लिए मुश्किल है और इसे लेकर के वक्तन फवक्तन लोग सरकार और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देता। PHE लैंड डोनर एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों की माने तो उनके साथ वादा खिलाफी हुई और उन्हें महकमे को नौकरी की शर्त पर अपनी ज़मीनें दी थी, जिसके तहत ज़मीन के बदले मुआवजे के साथ घर के एक शख्स को नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें गवर्नर से उम्मीद है कि वो उनकी मांगों को ज़रूर पूरा करेंगे। और डोडा में लगातार 8वें दिन मनरेगा के टेम्परेरी वर्कर्स की हड़ताल जारी है, जिसकी स्कीम के तहत जारी प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है। एहतजाज के 8वें दिन वर्कर्स ADC ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर एहतजाज और नारेबाजी कर रहे थे। वर्कर्स खुद को मुस्तकिल किए जाने को लेकर अपनी पुरानी तनख्वाह की मांग कर रहे थे। वर्कर्स ने धमकी दी है कि उनकी मांगें न पूरी होने पर एहतजाज तेज किया जाएगा। इधर गुज़िश्ता दिनों रियासत में हुई मूसलाधार बारिश से वादी के कई अजला में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कुलगाम जिले के नूराबाद, अदाजान, दमहाल और हांजीपुरा में बारिश के सबब सड़क का रास्ता आमदोरफ्त के लायक ही नहीं रहा। 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक आदिजान दमहाल डायवर्जन सड़क ठीक नहीं हो पाई। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी लंबी मुसाफहत करनी पड़ती है, मुसाफहत तय करनी पड़ती है। उधमपुर के वार्ड नंबर 17 में रोड बनाने का काम अधूरा पड़ा हुआ, जिससे कि आम लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। मकामी लोगों की माने तो रास्ते को बनाने का काम शुरू हुआ और तारकोल डालकर छोड़ दिया गया, जिससे कि रोड पर गड्ढे पड़ गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसी रास्ते से होकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तक पहुंचा जाता है, लेकिन किसी ओहदेदार ने अभी तक इस रोड की सुध नहीं ली है, जबकि वो रोज यहां से गुजरते हैं। और एहतजाज कर रहे लोगों ने इस रास्ते को जल्द से जल्द सुधरवाने की मांग की है। उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रविंद्र कुमार की सदारत में जिला ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही NHRM सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम को जिले के कोने कोने तक फैलाने पर चर्चा हुई और इस दौरान इलाके में बढ़ रहे फैटिसाइड की रोकथाम पर भी चर्चा की गई। साथ ही मरकजी सरकार की जानिब से इस स्कीम को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर तफसील से बातचीत की गई। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके जम्मू कश्मीर आए लोगों ने रियासत के मुंतखब तमाम हुकूमतों की तनकीद की है। उनकी तंजीम SOSPO के रिफ्यूजी के सदर राजीव चुन्नी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की किसी भी सरकार और मेंबर पार्लियामेंट ने उनकी हक में आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर तंजीम जम्मू, पुंछ और डोडा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इधर सोपोर के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने आज डंगेरपोरा में पब्लिक दरबार के जरिए लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस दौरान SSP जावेद इकबाल, डायरेक्टर प्लानिंग AG मलिक, जिले के ADC आशिक हुसैन और दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोगों ने रेवेन्यू, सेहत, बिजली और पानी सप्लाई, साथ ही तालीमी शोबे में रोज बरोज होने वाली परेशानियों से DDC को आगाह किया। DDC ने शिकायतों को संजीदगी से लेते हुए मुताल्लिका महकमों को इन मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत जारी की।
और गांदरबल के मीरानी मस्जिद में खातिमुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में हजारों मुसलमानों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उलमाए कराम ने इस्लाम के पैगाम को आम किया। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। उन्होंने लोगों से इस्लाम के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। गांदरबल की तरफ से खातिमुल नबीयीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ है। ये एक दीनी महफिल है और हुजूर अलैहिस्सलाम की खातिमुल नबीयीन एक अहम सिफत है और उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है। कुरान और अहदीस के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर है। तो इसी मौजू और इसी उन्वान के तहत आज की मजलिस का एहतमाम हुआ है। उम्मत मुस्लिमा का अक़ीदा जहाँ ये है वहाँ कुछ लोग ख़त्म नबुव्वत के मुनकिर भी हैं, तो लिहाजा इन दीनी मजालिस में लोगों को अवेयर किया जाता है। कुरानी और अहादीस की तालीमात से उनको रोशनास किया जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में जो अक़ायद है उनके बारे में उनको जानकारी दी जाती है, उनके किनारे बढ़ाया जाता है ताकि लोग अक़ायद से वाकिफ़ रहे, क्योंकि अक़ीदा बुनियाद होता है। अक़ीदे में अगर खलल रहे तो आमाल बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए अक़ायद पे गुफ्तगू होती है ताकि उम्मत मुस्लिमा अपने अक़ायद जो कुरान और सुन्नत से साबित है उनको दुरुस्त करें। और पत्तन के अंदरगाम में खेले जा रहे रहमान मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मुकाबले में हंदवाड़ा के HCC ने शानदार जीत हासिल की और टूर्नामेंट के पहले मैच में HCC ने BCC रोड को 79 रन से शिकस्त दी। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए हंदवाड़ा की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 180 रन का स्कोर खड़ा किया। HCC के लिए इरफान ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 69 रन बनाए। इरफान के अलावा मुदस्सिर ने जारहाना बैटिंग करते हुए 49 रन बनाए। 180 रन के जवाब में BCC रेड की पूरी टीम 101 रन ही बना सकी। हंदवाड़ा के इरफान को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मकामी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदान पर बैन अवी क्रिकेटर परवेज रसूल और IPL में शामिल मंजूर पांडव भी मौजूद थे। सलीम जहांगीर भट्ट है, मैं पटन से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं इस वक्त BCC रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर हमारा इनाग्रेशन मैच है हंदवाड़ा के साथ अंदरगाम में। ये मैं पहली बार यहाँ पर खेलने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ के जो शायकीन स्पेक्टेटर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे लगता है कि स्पोर्ट्स के साथ इनका बड़ा रुझान है। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।